हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए है। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक 1 दिसंबर से ही एग्ज़ाम है आपके। आज ऑलरेडी 27 तारीख हो गई है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट क्विज़ के आपको प्रैक्टिस कराऊँ। एसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, आपको बस मेरी बेस्ट 300 सीरीज़ पढ़नी है। डेली करंट अफेयर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उतना डेप्थ में नहीं आता एसएससी में करंट अफेयर जितना बैंक एग्ज़ाम में आता है। आपको ऊपर ऊपर से करना है, ठीक है। और ये जो क्विज़ की सीरीज़ है ये जरूर कर लेना अच्छे से। इसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि जनवरी से लेके और नवंबर तक के सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट कम से कम आपको कवर करा दूं, और उसमें अगर कोई एक आधी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी कवर करा दूं। आप देखेंगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब ये क्विज़ कैसे होते हैं, देखो, एक सेट के अंदर मैं 20 क्वेश्चन कवर कराता हूँ और मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो इस वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे वो जनवरी के रहेंगे, फिर कुछ सेट जनवरी के चलेंगे, फिर फरवरी के चलेंगे, फिर मार्च, इस तरह करते करते मैं नवंबर तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो सारे क्वेश्चन है जनवरी के हैं। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी क्विज ऐसे रहते हैं, देखिए ये स्क्रीन पर आपको 5 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। याद रखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे होंगे जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को फायदा हो। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, हिंदी में ही आपको अनुवाद करके भी बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले मैं क्या करूंगा, 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर 5 क्वेश्चन आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है उसमें, लेकिन आपको आंसर लिखने हैं। आप ये कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करिए। मैं 5 क्वेश्चन पहले पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी काम की है आपके लिए। तो इसमें करंट अफेयर की सीरीज़ रहेगी, ये सिर्फ, इसमें स्टैटिक का पार्ट नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। ये समझने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले 5 क्वेश्चन हैं आपके ये। भारत की सरकार ने विक्रम मिश्री को कौन से पद पे अपॉइंट किया है? विक्रम मिश्री क्या बने हैं भारत के, ये आपको बताना है। कौन सा मंत्रालय है जो 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉन्च करे हैं, यानी कि शहद के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करे हैं, किसने करे हैं, ये आपको बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत कितने क्लस्टर भारत में बनाए जाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन कौन से मंत्रालय का है, ये भी बताइए साथ में। और कितने क्लस्टर, क्लस्टर क्या होते हैं, जहां पे बहुत सारे एक ही तरह के उद्योग एक साथ होते हैं, उन्हें क्लस्टर बोलते हैं। तो ग्रामीण रोजगार हो पाए। रर्बन मतलब होता है रूरल और अर्बन, दोनों को मिला के बना रर्बन। तो कितने क्लस्टर बनेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत? भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र का जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, उसमें हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे एक सड़क बनी है भारत के राज्य में जिसका नाम है नरेंद्र मोदी मार्ग। ये कहाँ पे बनी है, किस राज्य में बनी है? तो ये हैं आपके पहले 5 क्वेश्चन। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन का अभ्यास कराऊंगा। ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अपनी किताब में इनके आंसर लिखिए, नोटबुक में इनके आंसर लिखिए। लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव लर्निंग के लिए। अगर मैं जैसे कह रहा हूं वैसे आपने कर लिया तो एसएससी तो आपको एकदम मजाक लगेगा पेपर, और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो मेंटर है आपका उसकी बात माने। तो 10 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। चलिए बताता हूं। विक्रम मिश्री बने हैं हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्योंकि ये डेप्यूटी हैं तो ये रिपोर्ट करेंगे अजीत डोवल को, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। 14 शहद के लिए किसान उत्पादक संगठन जो बनाए हैं वो बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने, यानी कि जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी झारखंड में। और जो ये किसान उत्पादक संगठन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एफपीओ जो हम इन्हें बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे ये पूछें कि भारत में कितने हमें किसान उत्पादक संगठन बनाने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितने बनाने हैं, तो हमें बनाने हैं 10,000। हमें 10,000 बनाने हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अधीन एक संगठन आता है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड ने स्थापित करे हैं ये 14 किसान उत्पादक संगठन।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने किसान उत्पादक संगठन भारत में बनाने हैं, तो 10,000 हमें बनाने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन ये है कि हमें क्लस्टर बनाने हैं 300, टोटल बनाने हैं 300। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पहला कहां पे बना है, तो पहला है आईबॉक क्लस्टर जो मिजोरम में बना है। सुपर इंपॉर्टेंट, भारत का पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन क्लस्टर कहां बना है, एबॉक क्लस्टर। ये मिजोरम की राजधानी जो है एजुआल, वहां पे बना है एबॉक, AIBAWK। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को कौन सा मंत्रालय चलाता है, ग्रामीण विकास यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस में निरस्त्रीकरण के लिए, निरस्त्रीकरण होता है जब आप कंट्रीज को ये बोलते हैं कि देखो हथियारों को कम करो, उसे बोलते हैं डिसआर्मामेंट। इसको प्रमोट करेंगे भारत की तरफ से अनुपम रे, अनुपम रे। और नरेंद्र मोदी मार्ग, ये भी अच्छा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक तो स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम, अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अभी एक रोड बनी है सिक्किम में जिसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये भी आपको बता देता हूँ, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ये एक जगह है जिसका नाम है सोमगो झील, सोमगो झील, वहां से नथुला तक जाएगी। नथुला पास आपने सुना होगा, तो नथुला जो बॉर्डर पास है वहां तक जाएगी ये रोड, सोमगो लेक से नथुला बॉर्डर पास तक। ठीक है, चलिए कितने कर पाए आप 5 में से, ऐसे करके आप अपना स्कोर लिखेंगे। उसके बाद फाइनली जो आपका रजिस्टर का फोटो होगा, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, रजिस्टर में उसका फोटो खींच के मुझे प्रूफ के तौर पे आपको भेजना है। याद रखिए अगर आपके 0 नंबर भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे IBPS PO में मैंने अभी क्विज बनाए थे बहुत सारे, शुरू के कुछ सेट्स में बच्चों के 1 या 2 नंबर आ रहे थे, किसी के 4 नंबर, किसी के 5 नंबर, और सारे बच्चे 30-35 करके आए 40 में से, वो भी ठीक 100% एक्यूरेसी के साथ, और सब सिलेक्ट हो रहे हैं, सब IBPS PO में बैंकर बनेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर की फोटो खींच के आपको मुझे टेलीग्राम पे भेजनी है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आसानी से मिल जाएगा, डॉक्टर गौरव गर्ग के नाम से सर्च कर लेना, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं उसमें, आराम से आपको मिल जाएगा। चलिए, भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, मिंदम मंजप्पई। इसमें वो ये कह रहे हैं प्लास्टिक का उपयोग मत करो, बल्कि पीले रंग के जो क्लॉथ बैग हैं उनका उपयोग करो, यानी कपड़ों के जो बैग हैं सामान खरीदने के लिए उनका उपयोग करो, प्लास्टिक का मत करो। इसका नाम है मिंदम मंजप्पई, और ये बैग पीले कलर के हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना प्रीमियम आपको भरना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज ने बैंक बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो उसका चौथा नया मेंबर कौन बना है, उसका चौथा नया मेंबर कौन बना है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है उसका। भारत में आपको पता होगा कोविड के लिए 2 दवाइयां दी जाती थी, एक तो कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो एक और दवाई अप्रूव की गई थी और ये प्रोटीन सब यूनिट दवाई है। तो भारत में आज बूस्टर डोज या थर्ड डोज जिसे बोलते हैं, उसमें भी वो दवाई दी जा रही है, उसका नाम क्या है। ये दवाई दिसंबर 2021 में अप्रूव की गई थी, 1 साल पहले। तो इनके आंसर फटाफट लिखिए। चलिए बताता हूं, मींदम मंजप्पई योजना ये तमिलनाडु की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये है कि अगर मतलब लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है एक तरह का। तो इसमें यह है कि अगर डेथ हो जाए इसमें, या फिर जो है एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए, मतलब मोटी बात यह है, तो फिर 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसमें जो प्रीमियम भरना पड़ता है हर साल वो है 20 रुपये। ध्यान से सुनिए, पहले 12 रुपये था, बढ़ा के कर दिया 20 रुपये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी सरकारी जो योजनाएं हैं उन पे तो क्वेश्चन SSC में बहुत ज़्यादा आते हैं। एक योजना यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें भी यही है, अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें प्रीमियम ज़्यादा है, इसमें है 436 रुपये। ठीक है, इसमें है 436 रुपये। तो क्या फर्क क्या है दोनों योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मेनली एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, या एक्सीडेंट की वजह से पूर्ण रूप से अपंगता हो जाती है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नॉर्मल डेथ भी हो जाए तो भी पैसा मिलता है। राइट, जरूरी नहीं एक्सीडेंट की वजह से हो, नॉर्मल
नेचुरल डेथ हो जाए तो भी पैसा मिलता है 2 लाख, दोनों में अमाउंट 2 लाख ही मिलता है, प्रीमियम में फ़र्क है। सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये है और जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये है। इंडिया स्टोरी को लिखा है बिमल जालान ने, आरबीआई के गवर्नर थे पहले, उन्होंने लिखी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ब्रिक्स बैंक है, तो पहले तो 5 ही मेंबर थे इसके, ब्रिक्स कंट्री के 5 मेंबर, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर इसको 3 कंट्रीज ने और ज्वाइन करा, एक उरुग्वे साउथ अमेरिका का कंट्री है, एक यूएई और एक बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 3 नए मेंबर बने और उसके बाद एक और बना है जो है इजिप्ट, तो आंसर है इजिप्ट। सबसे नया मेंबर या चौथा नया मेंबर, क्योंकि इससे पहले 3 नए मेंबर बने थे, उरुग्वे, यूएई और ब्राजील और ये बांग्लादेश। 5 पहले थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो नोवा बना है इजिप्ट। भारत में जो दवाई अप्रूव हुई थी हमारी, वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉर्बेवैक्स। ये बनाई है हैदराबाद की एक कंपनी ने जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। चलिए अगले 5 सवाल। पहला भारत का खिलाड़ी कौन था जिसने 2 विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा? और आपको बता दूं, जो विंटर ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, अभी 2022 में हुए थे, उसमें पूरे भारत की तरफ से सिर्फ एक ही खिलाड़ी गया था, वो यही खिलाड़ी है। कौन है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, ये भी बताइए। एक 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया इसका। ये शुरू हुई है बिना रिफाइनरी मध्य प्रदेश से, ये कहां तक जाएगी, यानी किस टर्मिनल तक जाएगी? तो आपको उस जगह का नाम बताना है। ये बिना रिफाइनरी से तो स्टार्ट हुई, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड पॉइंट कौन सा था? साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला 2021 के लिए, जो 2022 में दिया गया था, इंग्लिश भाषा के लिए। ठीक है, आपको सारे के सारे 24 साहित्य अकेडमी अवार्ड होते हैं, 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। 22 तो वही हैं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में है, उसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। तो 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी वाले याद रखने हैं, दैट्स इट, वही एग्जाम में आते हैं, बाकी 22 भाषाओं के लिए और याद नहीं रखने हैं। इंग्लिश के लिए बताइए, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अटल रैंकिंग्स को टॉप करा है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी जाती हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जाती हैं। एरिया रैंकिंग या अटल रैंकिंग इनोवेशन के ऊपर भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा है? और कौन से कंट्री ने अपना सैटेलाइट छोड़ा, स्पेस लॉन्च व्हीकल रॉकेट, जिसका नाम है सिमॉर्ग? सिमॉर्ग नाम का जो रॉकेट है वो कौन से कंट्री ने छोड़ा? लिखिए आंसर। चलिए बताता हूं आंसर। विंटर ओलंपिक हुए थे बीजिंग में। कहाँ हुए थे? बीजिंग में। कब हुए थे? 2022 में। कौन गया था? बस एक ही खिलाड़ी गया था, आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी है। इसने भारत की लाज रख ली, वरना विंटर ओलंपिक क्योंकि इंडिया में पॉपुलर नहीं है ना, तो खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाते। खैर ये पदक तो नहीं जीत पाए, लेकिन रिप्रेजेंट करना भी कोई छोटी बात नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा, और ये एकमात्र खिलाड़ी थे भारत के जो बीजिंग विंटर ओलंपिक में गए 2022 में। अगले विंटर ओलंपिक होंगे 2026 में। कहाँ पे होंगे? इटली में होंगे, 2 शहरों में, मिलान और कॉर्टिना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यूथ यूथ विंटर ओलंपिक कहां पे होंगे अगले, तो वो होंगे 2024 में गैंगवॉन में। गैंगवॉन शहर कहां है? साउथ कोरिया में है। समझ में आया? चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पाइपलाइन ये इसका उद्घाटन करा, ठीक है, गैस की पाइपलाइन है ये। तो इसमें ये बिना रिफाइनरी से स्टार्ट हुई है, जो मध्य प्रदेश में आती है, बिना रिफाइनरी। ये जाएगी कहां तक? तो ये जाएगी पंकी। पंकी नाम की जगह है, पंकी टर्मिनल कानपुर में, कानपुर यूपी में आता है, तो पंकी कानपुर तक जाएगी, तो आंसर है पंकी कानपुर। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी और इंग्लिश के लिए याद रख लो बस। तो इंग्लिश के लिए मिला है नमिता गोखले को, नमिता गोखले। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी किताब लिखी जिसके लिए मिला। तो किताब का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, यानी वो चीजें जो हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और हिंदी के लिए किसे मिला? हिंदी के लिए मिला दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा कौन सी किताब के लिए? सम्राट अशोक। किताब का नाम है सम्राट अशोक।
अटल रैंकिंग में नंबर 1 है आईआईटी मद्रास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, ये भी हमारा शिक्षा मंत्रालय देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये बताता है भारत की बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो भी आईआईटी मद्रास है, और अटल रैंकिंग भी आईआईटी मद्रास है, तो दोनों में नंबर 1 आईआईटी मद्रास है। सिमॉर्ग नाम का रॉकेट लॉन्च करा है ईरान ने। ईरान ने, ये अच्छा सवाल है, ईरान ने लॉन्च करा है। और ईरान ने और क्या लॉन्च करा है, ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम है नूर, तो नूर नाम की सैटेलाइट भी ईरान ने लॉन्च करी। फिर ईरान नोवा मेंबर बना है शंघाई सहयोग संगठन का। और ईरान में यह भी ध्यान रखिए, एक सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी अभी अभी जिसका नाम है घाइम, घाइम 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट रॉकेट है ईरान का, घाइम। एक और लॉन्च करी जिसका नाम है जुल जनाहा, जुल जनाहा। और एक मिसाइल भी लॉन्च करी थी ईरान ने जिसका नाम है खाइबर बस्टर, खाइबर बस्टर। समझ में आया? चलिए हमारे इस वीडियो के आखिरी 5 सवाल। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन से राज्य ने टॉप किया? उत्तम शासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, जिसको गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जो पेंशनर्स हैं उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू करा है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम। ये 2 किताबें किसने लॉन्च करी हैं? इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टिंकरर्स। ये भारत के किस संगठन ने लॉन्च करी हैं? दोनों किताबें डिजिटल हैं दोनों। कौन सी भारत की कंपनी है जिसने ब्रिटेन की कंपनी फेराडियन को खरीद लिया है? फेराडियन बैटरी बनाती है, तो फेराडियन को 100 मिलियन पाउंड में किसने खरीदा है? और कंबला, ये एक एनिमल स्पोर्ट है जो कंतारा फिल्म में दिखाया गया है। ये भारत के कौन से राज्य का एनिमल स्पोर्ट है? कंबाला मतलब भैंस की रेस होती है, कौन से राज्य में होती है? इनके आंसर लिखिए। देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया था गुजरात ने, छोटे राज्यों में टॉप किया था मतलब नॉर्थ ईस्ट और हिली राज्यों में टॉप किया था हिमाचल ने, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप किया था। पहला राज्य जहां पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम दिया जा रहा है वो है ओडिशा। ठीक है ना, ओडिशा। इनोवेशन फॉर यू और इंजीनियर्स टिंकरर लॉन्च करे नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। ठीक है, इनोवेशन फॉर यू क्या है? इनोवेशन फॉर यू ये है कि इनोवेशन फॉर यू में 75 भारत की ऐसी महिलाएं, 75 क्योंकि आज़ादी की 75th एनिवर्सरी थी, तो 75 जो है वो भारत की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्टार्टअप्स करे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये उससे रिलेटेड है, उनके बारे में छापा गया है इस किताब में। और आपको ये बता दूं, अटल टिंकरिंग लैब कितनी बन रही हैं भारत में? हमारा लक्ष्य ये है कि हमें टोटल 10,000 अटल टिंकरिंग लैब भारत में बनानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हमें कितनी अटल टिंकरिंग लैब भारत में बनानी है, तो हमें 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनानी है। फेराडियन को खरीदा है रिलायंस ने, ये ब्रिटेन की कंपनी है, इसको रिलायंस ने खरीदा है। और कंबला भैंस की रेस होती है कर्नाटक में, तो आंसर है कर्नाटक। एक और चीज पूछ सकते हैं कि एक डांस होता है भोता कोला, ये कहाँ किया जाता है? तो भोता कोला डांस जो है ये भी कंतारा फिल्म में दिखाया गया है, ये तुलुनाडु में किया जाता है, तुलुनाडु। अब ये तुलुनाडु क्या है? तुलुनाडु बोलते हैं कर्नाटक का, इसमें कुछ हिस्सा आता है, कोस्टल कर्नाटका, उडुपी, मैंगलोर वगैरह ये सब, और कासरगोड आता है, कासरगोड नॉर्थ केरल में आता है, तो इसमें कर्नाटक का कुछ हिस्सा और केरल का कुछ हिस्सा आता है। ये लोग टुलु भाषा बोलते हैं, इसीलिए इसे तुलुनाडु बोलते हैं। वैसे तो कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम बोली जाती है, लेकिन तुलुनाडु में टुलु बोली जाती है, तो इसे तुलुनाडु बोलते हैं। और कई बार ये लोग अलग राज्य की मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, यह था हमारा सेट नंबर 1। कैसा लगा, पसंद आया? तो इसी तरह से हर सेट 20 मिनट का होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जहां जरूरी हुई, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप नोट्स बनाएं जिससे एग्जाम में फटाफट रिवीजन आप कर सकें। इसका पीडीएफ भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं एसएससी सीजीएल के सेट नंबर 2 में। मैं ये कोशिश करूंगा कि 4 से 5 सेट हर रोज में अपलोड करूं, जिससे आपका काफी सारा अभ्यास हो जाए। तो सी यू इन सेट नंबर 2।